नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के ऊपर, एक ऐसी रूलिंग जो 138 के आरोपी के फेवर की है। यानी आज हम बात करने वाले हैं धारा 138 में जो डिफेंस लिया जाता है, उस डिफेंस में एक इंपॉर्टेंट बात जो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट जा सकती है, यानी परिवादी के खिलाफ जा सकती है और आरोपी के पक्ष में जा सकती है। आइए इस केस को डिस्कस करते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज धारा 138 जो आरोपी के पक्ष में क्या रूलिंग है, जो सिक्योरिटी पेटे जो चेक दिए जाते हैं और व्यक्ति की आर्थिक सक्षमता की जो बात होती है, यानी व्यक्ति जिसने लोन दिया था क्या उसकी आर्थिक सक्षमता का प्ली लिया जा सकता है कि क्या व्यक्ति वो इकोनॉमिकली कैपेबल था। आइए इस केस में हम इस बात के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम सभी को पता है कि वर्तमान में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है दिन प्रतिदिन आर्थिक संव्यवहार बढ़ते जा रहे हैं और इन आर्थिक संव्यवहारों को पूर्ति करने के लिए यानी व्यक्ति अपनी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए चेक जारी करता है। और जब चेक यानी खाते में सफिशिएंट फंड नहीं होता है तो इस स्थिति में चेक क्या हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं। और चेक बाउंस होना एक अपराध माना गया है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत इसमें केस लगाया जाता है। और धारा 138 के जो मुकदमे होते हैं इसमें 2 साल की सजा आरोपी को हो सकती है, मतलब जिसका चेक बाउंस हुआ था उसको 2 साल का कारावास हो सकता है। लेकिन कई मामलों में कंप्लेनेंट की कंप्लेंट खारिज भी हो जाती है। तो आज का ये जो केस है ये इसी बारे में है कि यदि कंप्लेनेंट की आर्थिक सक्षमता नहीं है, यदि कंप्लेनेंट ये बात को प्रूव करने में असफल साबित होता है कि उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो यह नहीं प्रूव कर पाएगा तो इस स्थिति में वो केस हार जाएगा। तो आज का जजमेंट इसी पर है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए अनेक लोग चेक जारी करते हैं और चेक यदि बाउंस हो जाए तो 138 में मुकदमा लगता है। 138 की एक कंप्लेंट पेश होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। डिसऑनर ऑफ चेक इसको कहा जाता है। इट इज ऑफेंस, एक अपराध होता है, इसमें 2 साल की सजा होती है। और इसमें एक प्रिजम्पशन होती है, एक उपधारणा ली जाती है, यानी ये मानकर चला जाता है कि यदि व्यक्ति ने चेक लगाया है या उस व्यक्ति के पास चेक है यानी वो होल्डर है तो जरूर कोई ना कोई आपस में ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो एक प्रिजम्पशन होती है, यानी यह आरोपी को सिद्ध करना पड़ता है। परिवादी तो सिर्फ इतना सिद्ध कर दे कि ये चेक बाउंस हुआ है, इतने में केस दर्ज हो जाता है। अब आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, सबूत का भार आरोपी पर होता है कि वो यह सिद्ध करे कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ है। उसको बताना पड़ेगा कि बाउंस क्यों हुआ है, नहीं तो आरोपी को ही अपराधी माना जाता है। अब एक केस है एसएस ऑटो गैलरी वर्सेस विनीत सिंह। तो एसएस ऑटो गैलरी वर्सेस विनीत सिंह के केस में, ये 2016 का केस है, इसमें कंप्लेंट जो थी वो खारिज कर दी गई। एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, आरोपी के फेवर की जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कंप्लेंट खारिज कर दी गई। केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी न्यायालय ने माना कि ये केस जो है, जो कंप्लेनेंट है वो जो युक्त शंका से परे साबित करने में अनेबल हुए हैं, इसलिए केस खारिज कर दिया गया। और अक्यूज जो था, आरोपी जो था, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। तो ये था क्या केस, इसकी फैक्ट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये फैक्ट्स ये हैं कि 21 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ है और कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेंट लगाई है कि हमारे बीच में फ्रेंडली रिलेशन थे, अक्यूज और मेरे बीच में मित्रतापूर्वक संबंध थे और फ्रेंडली रिलेशन की वजह से उनको अर्जेंट आवश्यकता होने की वजह से, यानी आरोपी को अर्जेंट नीड होने की वजह से मैंने उनको 21 लाख रुपए उधार दिए थे। और जबकि आरोपी का ये कहना था कि जरूर मैंने लिए थे उधार, लेकिन 5 लाख रुपए लिए थे। ये जो चेक था, ये चेक मैंने सिक्योरिटी पेटे दिया था और इस बारे में ये कहा गया था कि 2 महीने में मैंने अमाउंट चुका दिया था। इसके लिए 2 चेक सिक्योरिटी पेटे दिए थे, जिसमें से एक चेक बाउंस हुआ है, जिसका नोटिस दिया गया था। नोटिस देने के बावजूद भी आरोपी ने पैसे नहीं दिए, जिस वजह से कंप्लेंट फाइल हुई न्यायालय में। अब आरोपी का कहना था कि सिक्योरिटी चेक था और इसका मिसयूज किया गया। तो ये है इसके फैक्ट्स मित्रों। लेकिन अब माननीय न्यायालय ने इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें कही है जो हमको समझना है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी का मुद्दा इस केस में डिसाइड हुआ था, यानी अक्यूज्ड का यह कहना था कि परिवादी की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी 21 लाख रुपए देने की, यानी व्यक्ति जो था फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो 21 लाख रुपए दे सके। और इस चीज को जब आरोपी ने कहा और ऑनर्स किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, ऑनर्स यानी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ जब
कंप्लेनेंट के ऊपर, यानी कंप्लेनेंट को यह सिद्ध करना था कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, लेकिन कंप्लेनेंट इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया। तो न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार से कंप्लेनेंट यदि इस बात को, परिवादी इस बात को साबित नहीं करता है तो आरोपी के ऊपर ये कोई गिल्ट सिद्ध नहीं होते हैं। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होने की वजह से आरोपी बरी हुआ। तो इस केस में कंप्लेनेंट ने कैश ट्रांजैक्शन किया है, यानी कैश में इतना रुपया दिया है और उसकी क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, ये मुद्दा इस न्यायालय इस वाले केस में उठा। अब अक्यूज का ये कहना था, अक्यूज ने यही डिफेंस दिया था कि कंप्लेनेंट की कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी और उसने उसी फाइनेंशियल कैपेसिटी को क्वेश्चन किया। अब ओनस शिफ्ट हुआ, यानी बर्डन शिफ्ट हुआ कंप्लेनेंट के ऊपर, परिवादी के ऊपर, किंतु परिवादी जो था वो फेल्ड हो गया, यानी असफल हुआ अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूव करने में, और इस वजह से आरोपी जो था वो एक्विट हुआ है। तो मित्रों, ये जो केस है इसमें इस बात का डिफेंस लिया गया है कि क्या यदि कोई कैश ट्रांजैक्शन होता है, यदि नगद संव्यवहार होता है, तो क्या कंप्लेनेंट उस समय इतने रुपए देने के लिए कैपेबल था, क्या वो सक्षम था? ये बात एक बहुत बड़ा डिफेंस होती है और इसका ओनस जो है, यानी इसका जो बर्डन है, वो हमेशा कंप्लेनेंट पे होता है। वो कंप्लेनेंट इस बात को साबित करे कि उसके पास कैश था और उसकी कैपेसिटी थी। यदि वो इसको साबित नहीं कर पाता है तो ये अक्यूज के लिए एक बड़ा डिफेंस हो सकता है। So it is all about this case. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.